जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, आप सभी डीएलएड के छात्र छात्राओं के लिए वापस से लेकर आए हैं आपके साइंस का क्लास। और क्लास 1-2 दिन से लेट हो रहा है मेरे भाई। उसका वजह है कि आंख में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है मेरे। वजह यही है कि एक ही चीज़ को कंटिन्यू लगातार यदि बार बार देखते रहिए ना, तो उससे होता है प्रॉब्लम। और आप सभी को बताते हैं, यदि आप सभी लोग फ़ोन से पढ़ाई करते हैं मेरे भाई, तो उसमें लेटर और भी छोटा छोटा लिखा हुआ होता है। और एक ही चीज़ को लगातार एकटक देखते रहने से उस प्रकार से जो है आँख में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा आप नहीं सोचिए कि आँख मेरा ख़राब होगा तब जा कर के हम चश्मा लगाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल पावर का भी चश्मा होता है। डॉक्टर से मिलिए और आँख का टेस्ट वगैरह करा करके एक नॉर्मल पावर का चश्मा फिर भी लगा लीजिए, है ना। उससे होगा ये कि आँख आगे ख़राब नहीं होगा। कई सारे ऐसे होते हैं ख़राब होने के बाद, जैसे कि मेरे साथ हुआ है ना। तो ये आप सभी को बोलना चाहेंगे हम कि पहले ही थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, ठीक है ना। और पिछला क्लास था आपका हिंदी का, है ना, और ये उसका होमवर्क था। होमवर्क में आपसे पूछे थे कि निम्नलिखित में किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। तो भाई मेरे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर। श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। तो 2-3 दिन से क्लास लेट हो रहा है, तो उसके वजह से कमेंट भी आप सभी का काफ़ी ज़्यादा आया है। तो सही आंसर करने वाले में से जो लिस्ट है उसका थोड़ा सा बड़ा हो चुका है ना। तो भाई एक एक करके आप सभी का नाम भी ले लेते हैं। करेक्ट आंसर करने वाले में से है तुलसी, सोनम, आरती, पूनम, इसके अलावा मंतोष, धीरज, निकेश, रोशनी, रंजीत, सब्बू, रुचि, संस्कृति, प्रिया, निक्की, सीमा, अमित, वरुण, नीतीश, काजल, ललिता और अंशु। ठीक है, तो आप सभी का नाम भी ले लिए हैं। खैर चलिएगा, शुरुआत करते हैं यहाँ से। क्लास फिर भी हम कोशिश करेंगे मेरे भाई कि कंटिन्यू आए। कल भी हम क्लास लाने का पूरा कोशिश करेंगे। अब देखिए ना, हुआ ये कि इधर आ गया था कल बारिश, तो बारिश की वजह से कल सोचे थे क्लास अपलोड कर देंगे, लेकिन बारिश की वजह से हुआ नहीं। वजह यही कि लाइट चला गया। अभी जो है लाइट आया है इधर, यानी कि आज एक दिन बाद, तो फिर जो है आज इस क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, सेशन को आगे करते हैं। और यही रहेगा कोशिश की क्लास डेली आए मेरे भाई। कल भी हम क्लास लाने का पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी लोग बने रहिएगा, बस कहीं आप सभी को जाने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके साइंस का, कह रहा है कि शल्य क्रिया में जो पट्टियाँ होता है उसके रूप में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब वही जो हाथ पैर वगैरह टूट जाता है, जो डॉक्टर होता है ना, जो प्लास्टर करता है ना हाथ पैर के ऊपर, वही कह रहा है प्लास्टर किसका होता है मुख्य रूप से। तो भाई देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहिएगा सर, कैल्शियम सल्फेट। अब कैसे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप सभी लोग फार्मूला, रासायनिक फार्मूला जानते होंगे। कहिएगा सर CaSO4 इंटू हाफ H2O, पढ़े हैं ना, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो देखिए क्या है CaSO4, यानी ये पूरी तरह से क्या है, कैल्शियम सल्फेट ही तो है। इसलिए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल जैसे कि मूर्ति वगैरह बनाने में करते हैं, या फिर जो वही हड्डी वगैरह टूटता है तो उसको जोड़ने वगैरह में, है ना, शल्य क्रिया में यूज किया जाता है। तो वही ये पूछ रहा है किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट का, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा फॉर्म होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। तो याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि मेंडलीव होगा यहाँ पर, है ना, मेंडलीव होगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर कॉलम माने कि जो खड़ी रेखा होती है, इस प्रकार से जो पड़ी रेखा होता है उसको आवर्त कहते हैं। तो खड़ी रेखा को क्या कहते हैं, कहिएगा सर वर्ग कहते हैं। वर्ग के अलावा मेरे भाई आप समूह भी बोल सकते हैं। क्या बोलिएगा, कहिएगा सर समूह भी बोल सकते हैं, समूह, या फिर इसी को इंग्लिश में ग्रुप कहा जाता है। क्या कहिएगा, कहिएगा सर ग्रुप बोलेंगे। तो जो खड़ी रेखा यानी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, इसकी संख्या टोटली कितना होता है, 1 2 3 4 इस प्रकार करके टोटली 18 है ना। आवर्त सारणी में कितना जो है वर्ग है, तो 18 वर्ग है। और आवर्त कितना है, तो टोटली 7 आवर्त है, ये भी याद रखिएगा, 18 वर्ग और 7 आवर्त। तो जो पड़ी रेखा होती है उसको हम क्षैतिज लाइन बोलते हैं। ये टोटली 7 है ना, इसको आवर्त बोलते हैं। 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, यानी इंटरसेल्युलर स्पेस ज़्यादा होता है। तो भाई मेरे देखिए इसको समझिए, जैसे हमारे शरीर में कोशिका होता है, ऊतक होता है, उसी तरह पेड़ में भी जो है कोशिका होता है, ऊतक होता है। तो जो पेड़ का ऊतक है, साइंटिस्टों ने उसको 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा, तो कहिएगा सर, एगो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी 2-3 भाग में बांटा है और परमानेंट टिश्यू को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग वहाँ पर चलेंगे जहाँ पर ये मिलेगा ना, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा जो इसका परमानेंट टिश्यू होता है, इसको वापस से फिर 2 भागों में बांटा गया है। कहिएगा सर किसमें, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को फिर 2 भागों में, जिसमें जाइलम और फ्लेम होता है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स को भी नहीं समझेंगे, हम पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा को समझेंगे।
ठीक है ना। तो जो इसका परमानेंट टिश्यू है इसको दो भागों में, किसमें, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को 3 भागों में बांटा है, कौन कौन सा, तो यही 3 को, कौन कौन सा कहिएगा सर, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, समझ गए ना। तो अगर उतना चीज़ आपको दिमाग में नहीं रहता है तो नॉर्मल बस यही याद रखिए कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या फिर स्क्लेरेन्काइमा, इसके अलावा जाइलम, फ्लोएम, ये सब क्या है, ये पौधे के उत्तक का नाम है, बस आप सिंपल अभी यही ध्यान रखिए। तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेरेन्काइमा से रिलेटेड पूछा जाता है और पूछा भी गया है यहाँ पर कि कौन से उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, वो पेरेन्काइमा का होता है। यानी इसका जो उत्तक होता है मेरे भाई, इसमें जो कोशिका होता है, कोशिका का आकार या तो गोलाकार मिलेगा या फिर अंडाकार होता है, लेकिन फिर भी बीच में काफ़ी खाली स्थान मिलता है। तो सबसे ज़्यादा खाली स्थान किस उत्तक में मिलता है, तो पौधे के पेरेन्काइमा उत्तक में। तो पेरेन्काइमा से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। इसके अलावा एक कोलेनकाइमा से भी खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो झाड़ी वाला पौधा होता है, जैसे कि नींबू वगैरह का पेड़ हो गया, गुलाब फूल वाला जो पौधा होता है, वो सब देखिएगा जब तूफान या आंधी वगैरह आता है तो उसका एक भी डाली जल्दी टूटेगा नहीं, बल्कि ज़मीन में सो जाएगा, यानी इस प्रकार से लुढ़क जाता है ना, और फिर धीरे धीरे वो खड़ा हो जाता है, लेकिन टूटता नहीं है। तो उस आंधी में नहीं टूटने का वजह क्या है, उसके जो डाल वगैरह होता है उसमें कोलेनकाइमा उत्तक की काफ़ी ज़्यादा मौजूदगी होती है। तो कोलेनकाइमा से रिलेटेड यही वाला याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। पेरेन्काइमा का इंटरसेलुलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, कोलेनकाइमा के वजह से झाड़ी वाला पौधा जल्दी टूटता नहीं है। और स्क्लेरेन्काइमा से याद रखिएगा जो छाल वगैरह होता है ना, पेड़ का छाल हो गया या फिर किसी चीज़ का बीज वगैरह का आवरण होता है, उसका आवरण का जो निर्माण करता है वो स्क्लेरेन्काइमा उत्तक करता है। तो ये पेरेन्काइमा जीवित उत्तक है, कोलेनकाइमा भी जीवित उत्तक है, लेकिन आवरण जैसे बीज का कोई आवरण हो गया वहाँ पे जीवित देखते हैं वो तो टाइट रहता है ना, तो टाइट रहने की वजह क्या है, वो मृत उत्तक होता है। तो ध्यान रखिएगा, पेरेन्काइमा जीवित है, कोलेनकाइमा जीवित है, स्क्लेरेन्काइमा मृत उत्तक होता है, ठीक है ना। बाकी जाइलम फ्लोएम का चर्चा किसी अगले क्लास में आप सभी को कर देंगे यदि आएगा तो, ठीक है ना। तो इतना बस ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है दाद या रिंग वर्म होने का क्या कारण है, विषाणु है, कवक है, शैवाल या जीवाणु। तो भाई मेरे करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर कवक। दाद या रिंगवर्म होने का क्या कारण है, कवक। कवक को ही इंग्लिश में फंगस कहते हैं, हिंदी में भी कहीं पर आपको फंगस मिलेगा या फिर इंग्लिश में इसी को FUNGUS फंगस करके लिखा हुआ मिलेगा, या फंगी भी मिलता है। फंगस माने हुआ एक वचन, फंगी माने हो गया बहुवचन, तो एक ही बात है, ध्यान रखिएगा, फंगस या कवक के कारण होता है। ये दाद या रिंगवर्म है जो मेरे भाई, ये संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी क्यों, क्योंकि सूक्ष्म जीव के कारण हो रहा है। कवक क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। तो जितना भी बीमारी है यदि सूक्ष्म जीव से हो रहा है तो समझ लीजिए, यानी कि विषाणु से हो रहा है, कवक से हो रहा है, जीवाणु से हो रहा है, तो समझ लीजिए वो सारा का सारा क्या होगा, संक्रामक बीमारी होगा। तो ये दाद या रिंगवर्म ये क्या है, संक्रामक बीमारी है, यानी कि एक दूसरे के टच में आने से ये हो सकता है ना, तो संपर्क में आना नहीं है। तो ये हो गया आपका क्या, संक्रामक बीमारी किसके कारण होता है, कवक के कारण। और यदि थोड़ा अंदर जाकर के सवाल पूछे कि किस कवक के कारण होता है, तो भाई नाम लिख लीजिए, थोड़ा टेढ़ा नाम है लेकिन याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, ट्राइकोफाइटन, ठीक है, ट्राइकोफाइटन और लेरूकोसम, एक ही नाम है ये, एक ही जो है कवक के नाम है, ट्राइकोफाइटन लेरूकोसम, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दाद या रिंगवर्म होने का कारण क्या है, कवक है, फंगस है। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि सांड के जो शुक्राणु होते हैं इसको रखते हैं किस चीज़ में, तरल नाइट्रोजन में रखते हैं या तरल हाइड्रोजन में या तरल ऑक्सीजन में या सोडियम में। तो देखिए मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर पहले आपको बताते हैं, कहिएगा सर तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। जो सांड के शुक्राणु होते हैं, एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले समझिए कि जो नाइट्रोजन होता है तरल के रूप में, इसका तापमान कितना होता है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, -195.8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के -196 कह लीजिए, है ना, -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका जो है नॉर्मल टेम्परेचर होता है तरल नाइट्रोजन का। इसी चीज़ का केल्विन में भी मान पूछा जाता है, तो केल्विन में भी मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 77 केल्विन होता है। इसी का आपको जो है फ़ारेनहाइट में भी पूछ लिया जाता है, तो -320 डिग्री फ़ारेनहाइट में, है ना, तो फ़ारेनहाइट भी ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड बस इतना इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा। नॉलेज के लिए आपको बस सिंपली हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, यहाँ तक देखिए क्या लिख रहा है, सांड के शुक्राणु। तो देखिएगा गांव वगैरह से यदि आप सभी लोग बिलोंग करते हैं तो गाय या भैंस वगैरह जब गर्भाधारण करने की अवस्था में आता है तो क्या होता है, उसके लिए एक डॉक्टर बुलाया जाता है जो गाय भैंस का डॉक्टर होता है, और जो है सांड का शुक्राणु डायरेक्ट जो है उसके गर्भाशय में डाल दिया जाता है और गाय जो है वो गर्भाधारण कर लेता है। तो समझिएगा वो करने का प्रक्रिया क्या है, वो आपको थोड़ा सा बस समझा देते हैं। नॉर्मल पानी जो होता है वो कितना टेम्परेचर में होता है, पानी, तो पानी कहिएगा सर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो वो जब आएगा तो वो क्या करता है, जो स्ट्रो होता है यानी कि जिसमें शुक्राणु रखे हुए होते हैं, वो तरल नाइट्रोजन के कारण काफ़ी ठंडा हो जाता है, यानी वो जम गया होता है। तो उसको वापस से एक्टिव करने के लिए गुनगुना पानी में उसको डाला जाता है, स्ट्रो को जिसमें शुक्राणु रखे होते हैं।
तो गुनगुना पानी का टेम्परेचर लगभग मान लीजिए 35 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया। तो जो शुक्राणु है इसको कम से कम 37 डिग्री, नॉर्मल जो है 37 डिग्री टेम्परेचर में उसको लाना होता है। क्योंकि गाय भैंस वगैरह का जो गर्भाशय होता है वो उसका नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो शुक्राणु को भी उसी अवस्था में लाता है ताकि अच्छे से जो है वो गर्भाधारण कर ले। तो समझ रहे ना। तो नॉर्मल पानी में नहीं डाल करके स्ट्रो को 35 से 40 डिग्री यानी गुनगुना पानी में उसको डाला जाता है और जो है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास किया जाता है। तब जा करके उसको जो है उसके है ना गर्भाशय में डाला जाता है और गाय जो है गर्भाधारण कर लेता है। तो सवाल यहाँ पर सिंपली पूछ रहा था कि शुक्राणु को रखते किस चीज़ में है, तो तरल नाइट्रोजन में। और शुरुआत में नाइट्रोजन का जो आपको मान लिखवाए हैं वो फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस पैमाने में, तीनों को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर समझिए। देखिए कहता है कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है ये पूछ रहा है। तो भाई मेरे समझिए क्या होता है। आप सभी को बैजानी हपीनाला वाला ट्रिक आपको बताए थे। सबसे पहले क्या होता है कहिएगा सर, बै, उसके बाद जा, फिर नी, है ना, बैजानी, फिर ह, फिर पी, फिर ना, है ना, फिर ना और ला होता है, बैजानी हपीनाला। तो इसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा, और जो है आपका क्या कहिएगा सर, विचलन सबसे कम। बैंगनी रंग में इधर अपोजिट होता है, इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है ये सबसे कम होता है और विचलन जो होता है ये सबसे अधिक होता है, यानी फैलता ये ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है कहिएगा सर, सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य पूछ रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए तरंगदैर्घ्य पूछा है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है इसका, इसलिए हम एरो नीचे कर दिए। देखिए जो है एग्ज़ाम में सवाल यूवी रेस के रिलेटेड काफ़ी अच्छा पूछा जाता है कि यूवी रेस किसको कहते हैं नॉर्मल। तो याद रखिएगा मेरे भाई, सबसे पहले होता है इधर क्या कहिएगा सर, गामा किरण, इसके बाद होता है आपका एक्स किरण, फिर आपका होता है यूवी रेस, है ना, उसके बाद होता है आपका जो है दृश्य स्पेक्ट्रम, जिसको कि आप सब लोग 7 रंगों में विभक्त करके पढ़ते हैं, बैजानी हपीनाला, ये दृश्य स्पेक्ट्रम होता है। इसके बाद फिर इधर क्या होता है तो कहिएगा सर इधर और भी होता है ना, इंफ्रारेड होता है, इसके अलावा माइक्रोवेव्स होता है, फिर रेडियो तरंग भी होता है। तो इस अल्ट्रावायलेट का परिभाषा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लेता है एग्जाम में। ध्यान रखिएगा कि वह प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य इधर बैंगनी होता है ना, बैजानी हपीनाला, यहीं पर तो होता है दृश्य स्पेक्ट्रम। तो ध्यान रखिएगा वैसा प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग से क्या कहिएगा सर, कम, बैंगनी रंग से कम, लेकिन एक्स किरण और गामा किरण से ज़्यादा हो, उसी को क्या कहते हैं कहिएगा सर, उसी को हम यूवी रेस यानी अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं। याद रहेगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि मूली एक उदाहरण है किस चीज़ का। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा मूली किसका उदाहरण है। तो भाई मेरे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कहिएगा सर तुर्क रूपी मूसला जड़ का जो है उदाहरण है मूली। समझिएगा यहाँ पर शंकु रूपी क्या होता है, तुर्क रूपी क्या होता है और कुंभी रूपी क्या होता है। जैसे आपका गाजर हो गया, गाजर देखिएगा ऊपर फैला हुआ होता है ना, ऊपर का भाग फैला हुआ, धीरे धीरे जो है एक एक करके मतलब क्रमानुसार ये संकुचित होते जाता है, नीचे धीरे धीरे संकरा होते जाता है ना। तो इस प्रकार से गाजर का होता है। तो यदि पूछे गाजर जो है किस प्रकार का उदाहरण है, किस जड़ का, तो शंकु रूपी मूसला जड़ का हो जाएगा। लेकिन वही यदि मूली पूछा जाए तो मूली इस प्रकार से नहीं होता है। मूली जो होता है मेरे भाई बीच में भी इसका जो है उभरा हुआ भाग होता है, ऊपर भी सेम होता है, नीचे भी सेम होता है, और यहाँ पर जड़ के पास धीरे 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 जाकर के इस प्रकार से होता है। ये होता है तुर्क रूपी मूसला जड़ का, ठीक है ना। और कुंभी रूपी किसको बोलते हैं, जैसे सलजम हो गया या चुकंदर वगैरह आप सभी लोग देखे होंगे, ऊपर काफ़ी बड़ा होता है और गोल आकार का होता है, और लास्ट में जाकर के नीचे जाकर के इसका जड़ इस प्रकार से रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कुंभी रूपी मूसला जड़, ठीक है ना। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा। बाकी श्वसन रूपी मूसला जड़ होता है, ये जड़ जो इस प्रकार होता है कि धरती से बाहर आकर के श्वसन लेता है, सांस लेने का काम करता है, उसी को श्वसन रूपी मूसला जड़ कहते हैं। ये आप ध्यान नहीं रखिए, बस ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शंकु रूपी किसको बोलेंगे, जो गाजर वाला होता है, तुर्क रूपी ये मूली वाला हो गया, कुंभी रूपी पूछा जाएगा चुकंदर या फिर सलजम से रिलेटेड, ठीक है ना। तो तीनों ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है। सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो कहिएगा सर सबसे भारी तत्व तो सर पड़े हैं ऑस्मियम है ना। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, घनत्व के कारण सबसे भारी तत्व इसी को माना गया है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम करवाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एग्जाम में खूब पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। सबसे भारी तत्व यदि पूछा जाए तो कहिएगा सर ऑस्मियम, सबसे हल्का तत्व पूछा जाए तो कहिएगा सर हाइड्रोजन, या सबसे हल्का गैस भी पूछा जाए तब भी हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे भारी गैस पूछा जाए तब कौन सा, तो कहिएगा सर रेडॉन। ये क्या है, एक नोबेल गैस है, यानी इसका अष्टक पूरा है, एक अक्रिय गैस है रेडॉन, ध्यान रखिएगा। सबसे भारी गैस रेडॉन हो जाएगा। सबसे हल्की धातु पूछा जाए तब कहिएगा सर लिथियम, ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे भारी धातु पूछा जाए तो भाई मेरे ऑस्टिन हो जाएगा। कई बारी ऑस्टिन ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, ऑस्मियम ही ऑप्शन में दिया रहेगा, तो ध्यान रखिएगा ऑस्टिन के बाद इसी का स्थान आता है। घनत्व के मामले में ऑस्मियम ही सबसे भारी धातु माना गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा यदि ऑस्टिन ना मिले तब आप ऑस्मियम लगा दीजिएगा।
इसके अलावा समझिए यहाँ पर सबसे कठोर धातु बोला जाए तो टंगस्टन हो जाएगा। इसी का इस्तेमाल विद्युत बल्ब में किया जाता है, आप सभी को पता होगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ तो हीरा हो जाएगा। सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तत्व नहीं पदार्थ, तो कौन सा हो जाएगा, हीरा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। कमरे के तापमान पर सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा कि कमरे के तापमान पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर में, कमरा का तापमान माने नॉर्मल टेम्परेचर, तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो पारा। पारा को ही इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, संकेत इसका Hg होता है। यदि पूछा जाए कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु बताइए, तो ब्रोमीन होता है। ये सब सवाल एग्जाम में खूब पूछा जाता है, इसलिए करवा रहे हैं आप सभी को, है ना। इसके अलावा पूछा जाएगा कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो भाई मेरे ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पूछा जाएगा कि जो पृथ्वी है इसके भूपरपट्टी यानी कि पपड़ी पर अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा एल्यूमिनियम। इसके अलावा भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पर कि ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में सबसे प्रचुर माने सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाली यानी कि बेस्ट कंडक्टर किसको माना जाता है, तो कहिएगा सर चांदी को माना जाता है। सर्वाधिक आघातवर्ती धातु किसको कहते हैं, धातु में पूछ रहा है, तो भाई मेरे सोना, ध्यान रखिएगा, सोना यानी गोल्ड, ठीक है। आघातवर्ती का मतलब क्या होता है, जिसे हम पीट कर पतला कर सकते हैं, जितना अधिक वो पतला किया जा सकता है। तो सबसे अधिक पतला होने वाला धातु कौन सा हो जाएगा, यानी आघातवर्ती धातु कौन सा है, सोना है, गोल्ड है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक बस ध्यान रखिएगा कि हवा में जलने वाली धातु कौन सी है, हवा में ही जल जाने वाली, तो भाई सोडियम या पोटेशियम, जो कि हवा के कांटेक्ट में आने से, वायु के कांटेक्ट में आने से जल जाता है। इसलिए इसको जो है हमेशा केरोसिन के तेल में डुबा करके रखा जाता है, यानी मिट्टी तेल में इसको डुबा करके रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इन सारे पॉइंट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर लिखवाए हैं मेरे भाई, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर आइए। नोट बना रहे हैं तो जरूर लिखिएगा मेरे भाई, सिर्फ PDF के भरोसे आप सभी लोग मत रहिए, नोट्स में लिखा कीजिए। एक बार क्या होता है, लिखने से याद हो जाता है चीज़ें, है ना, इसलिए कहते हैं आप सभी को लिखा कीजिए, अपने से नोट्स बनाया कीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत इस्त्री में किसका उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग होता है, बताइए। विद्युत इस्त्री में, अभी भी इधर बारिश हो रहा है मेरे भाई, बताइएगा विद्युत इस्त्री में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कहिएगा सर नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल करते हैं। देखिए नाइक्रोम का तार कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जैसे जो भी हीटिंग सामान हो गया, हीटिंग मशीन जितना भी होता है गर्म होने वाला, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, हीटर हो गया, है ना, सब में नाइक्रोम के तार का ही इस्तेमाल होता है। बिजली के बल्ब में किसका इस्तेमाल होता है, अभी आपको बताएं, तो कहिएगा सर टंगस्टन का इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन पर, देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कह रहा है कि यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, बताइए। जो यूरिया हम लोग उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं खेतों में, उसमें नाइट्रोजन का प्रतिशतता कितना होता है, तो भाई कहिएगा सर 46%। देखिएगा जो यूरिया का बोरा आता है उसमें लिखा भी होता है कि जो है 46% नाइट्रोजन, है ना, उसमें लिखा हुआ होता है। ध्यान रखिएगा यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन मिलाया गया होता है, 46%। अच्छा, हमारा जो खेत वगैरह का या फिर नॉर्मल ये पौधा जो होता है उसको नाइट्रोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, नाइट्रोजन काफ़ी ज़रूरत होता है पौधे के विकास के लिए, तो उसको नाइट्रोजन मिलता कहाँ कहाँ से है। तो एक तो कहिएगा सर हम लोग यूरिया वगैरह यानी कि उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, तो जब खेत में खाद देते हैं तो वहाँ से पौधे जो है नाइट्रोजन की प्राप्ति कर लेता है। इसके अलावा वो पृथ्वी से भी थोड़ा बहुत जड़ के माध्यम से अवशोषित करके नाइट्रोजन जो है पूरा कर लेता है। और हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, तो कहिएगा सर 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाने वाला है ना, यही होता है नाइट्रोजन। अब समझिएगा कि नाइट्रोजन 78% है वायुमंडल में, लेकिन फिर भी पौधा क्यों नहीं ले पाता है, सर सांस के द्वारा ले लेना चाहिए, लेकिन वो गुण पौधा में नहीं होता है, वो सांस के द्वारा जो है नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर सकता है। तो फिर इसको नाइट्रोजन मिलेगा कैसे, तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, विशेष करके दलहनी पौधे के जड़ में पाया जाता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई इस राइजोबियम से रिलेटेड, है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जीवाणु है। ये करता क्या है, यानी कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, पौधे तो डायरेक्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है उसमें से वायुमंडल से ऑक्सीजन ले करके और तोड़ करके उसका जो है कण छोटा कर करके जो है इसको देता है पौधे को, और पौधे आसानी से उसको फिर अवशोषित कर लेता है। तो कौन मदद करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो यानी 2-3 तरह से जो पौधे हैं इसका नाइट्रोजन का जो है ग्रहण करता है। उर्वरक की मदद से जो हम लोग खेत में देते हैं वहाँ से भी मिल जाता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो है धरती से ले लेता है। इसके अलावा जो है वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन है उसमें लेने में सहायक कौन होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया उनको सहायता देता है। और वो बदले में क्या देता है, जो प्रोटीन वसा वगैरह जो भी वो बनाता है, भोजन बनाता है, वो इन राइजोबियम बैक्टीरिया को दे देता है। यानी आपस में दोनों जो है सहजीवी संबंध बना करके रहता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया ध्यान रखिएगा विशेष करके दलहनी पौधों में पाया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा इन सारे पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। राइजोबियम बैक्टीरिया जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आइए। पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है किस चीज़ में, बताइए।
ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ पर होता है, तो कहिएगा सर प्रत्यावर्ती धारा में इसका उपयोग करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट यानी कि AC बोला जाता है, AC करंट है ना, प्रत्यावर्ती धारा, ध्यान रखिएगा। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा में किया क्यों जाता है मेरे भाई, तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए। सवाल एग्जाम में पूछा जाता है ट्रांसफार्मर का उपयोग किस कार्य के लिए हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा वोल्टेज को कम या फिर वोल्टेज को ज़्यादा करने के लिए जो है इसका ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC के करंट में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है, वह कौन सा एंजाइम है जो कि भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर देता है। तो भाई मेरे देखिए नॉर्मल आप समझिएगा भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, आप सभी को बताया है, तो कहिएगा सर भोजन का पाचन जो है हमारे मुख से ही स्टार्ट होता है। जब हम भोजन चबाना शुरू करते हैं वहीं से हमारा भोजन जो है मुख से ही पचना शुरू हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहिएगा सर मुख से हो जाता है। जब मुख से स्टार्ट होता है तो आप ध्यान रखिएगा मुंह में ही लार ग्रंथि पाया जाता है। लार ग्रंथि में यहाँ पर जो हम लिखवा रहे हैं ये ध्यान रखिएगा 99% जल होता है। जो लार होता है सलाइवा जो होता है उसमें 99% मेरे भाई जल होता है। 1% क्या होता है, तो कहिएगा सर 1% एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 1% एंजाइम। तो एंजाइम के रूप में मुख्यतः उसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक कौन सा, कहिएगा सर एक टाइलिन पाया जाता है और एक लाइसोजाइम पाया जाता है। टाइलिन का काम क्या है मेरे भाई, तो जो हम जितना भी कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन ये सब खाते हैं तो उसमें एक हम क्या खाते हैं, स्टार्च भी खाते हैं, यानी स्टार्च को ही मंड भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर टाइलिन का काम क्या है, ये हमारे द्वारा ग्रहण किए गए स्टार्च या फिर मंड, स्टार्च या फिर इसी को मंड कहते हैं, इसको जो क्या करता है माल्टोज में तोड़ देता है। तो यहाँ पर फिर एक सवाल एग्जाम में खूब अच्छे से पूछा जाता है कि स्टार्च के पाचन में कौन सहायता करता है, तो कहिएगा सर टाइलिन एंजाइम सहायता करता है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सवाल पे आइए, क्या कहता है कौन सा एंजाइम भोजन के उपस्थिति में जीवाणु को नष्ट करता है, तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। क्या बोलेंगे, लाइसोजाइम। जब हम भोजन करते हैं तो उसमें कुछ खराब चीज़ें भी आता है, उसमें जीवाणु बैक्टीरिया जो सूक्ष्म रूप का होता है, हमें दिखाई नहीं पड़ता है खुली आंखों से, है ना। तो बैक्टीरिया वगैरह जीवाणु वगैरह हमारे शरीर को क्षतिग्रस्त ना करे, तो उसके लिए यही एंजाइम होता है लाइसोजाइम। लार ग्रंथि में ही पाया जाता है। 2 तरह का ध्यान रखिएगा, टाइलिन ये स्टार्च या मंड को माल्टोज में बदलता है, स्टार्च के पाचन में टाइलिन सहायता करता है, और जीवाणु अंदर ना चला जाए हमारे शरीर में तो मुंह में ही मार देता है कौन, ये कौन, लाइसोजाइम एंजाइम। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। पूछ रहा था कि उपस्थित जीवाणु को नष्ट कौन करता है, लाइसोजाइम, और मंड के पाचन या स्टार्च के पाचन में कौन सहायता करता है, तो टाइलिन। दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, है ना। लार में 99% जल होता है, 1% दोनों जो है एंजाइम होता है, ये टाइलिन और आपका लाइसोजाइम, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुख से स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन समझिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है। लैंगिक संचारित रोग किसको कहिएगा तो नॉर्मल पहले आप यही याद रखिए लैंगिक संचारित रोग कहते किसको हैं। जैसे देखिए वे संक्रमण रोग जो मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंध के बनाने से फैलता हो उसी को कहते हैं लैंगिक संचारित रोग, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से वैसे तो और भी कई सारे होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिफिलिस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सिफिलिस से क्या है मेरे भाई, कहिएगा सर लैंगिक संचारित रोग है। सिफिलिस के लक्षण क्या है, ये शिश्न में क्या कर देता है, शिश्न में घाव कर देता है। शिश्न में क्या हो जाता है, घाव हो जाता है ना, या फिर खुजली वगैरह होता है, ये इसके लक्षण होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लैंगिक संचारित रोग आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिफिलिस, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है 100 मिलीलीटर रक्त में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। बताइएगा 100 मिलीलीटर रक्त में कितना प्रतिशत हीमोग्लोबिन पाया जाता है, कहिएगा सर जी 15 ग्राम। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, 100 मिलीलीटर को ही कई बार एग्जाम में पूछा जाता है 1 डेसीलीटर में सामान्यतः कितना, तो आप 100 मिलीलीटर कह लीजिए या फिर इसी को आप 1 डेसीलीटर कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। 100 मिलीलीटर कहिए या 1 डेसीलीटर कहिए, एक ही बात है। तो सवाल यदि पूछा जाए 1 डेसीलीटर में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो कहिएगा सर जी 12 से लेकर के 16 ग्राम तक। कितना पाया जाता है मेरे भाई, 12 से लेकर के 16 ग्राम तक। तो सटीक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो कहिएगा सर 15 सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कहता है किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बताइए आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली, कहिएगा सर खूब पढ़े हैं, क्लास 9th या 10th में ही पढ़ लिए होंगे। लाइसोजाइम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अच्छा राइबोसोम भी आया है, तो राइबोसोम से भी रिलेटेड डीएलएड में खूब अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपके प्रीवियस में। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहा जाता है ना, याद रखिएगा प्रोटीन की फैक्ट्री, ध्यान रखिएगा।
राइबोसोम को कहा जाता है। ये प्रोटीन के संश्लेषण करता है ना, राइबोसोम। अंतर्द्रव्य जालिका वैसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप बस ये ध्यान मत रखिए। गोल्जी का भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गोल्जी का इससे रिलेटेड आप यदि याद रख सकते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र ऐसा कोशिका अंगक है जो दूसरे कोशिका अंगक को बनाने का क्षमता रखता है। तो ये गोल्जी का जो है किस कोशिका अंगक को बनाता है, तो यही लाइसोसोम को बनाने का क्षमता रखता है, ये गोल्जी का है। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। बाकी ये दो बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से इन्हें जाना जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण करने में ये मदद करता है। और लाइसोसोम जो है ये इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्र पूरा कर लेती है, तो बताइए भाई तरंग की आवृत्ति कितनी है, बताइए तरंग की आवृत्ति कितनी है। नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पर नॉर्मल आप एक बस फॉर्मूला याद रखिए, आवृत्ति बराबर एक नॉर्मल फार्मूला याद रखिए, कहिएगा सर जी n/t हो जाएगा। n क्या है, तो चक्रण की संख्या, कितना चक्र पूरा कर रहा है, 24, और t क्या है, समय है, 0.8 सेकंड में पूरा कर लेता है। तो बस सिंपल है, रख दीजिए यहाँ पर 24/0.8, पॉइंट उड़ाइएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा ऊपर में, 8 से काटिएगा, 8 या 24 कहिएगा सर, 30 हो गया यहाँ पर। तो 30 हर्ट्ज हो गया, चूँकि आवृत्ति को हम लोग किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं, तो Hz 30 Hz करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, फटाफट क्लास को अब एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया सेशन मेरे भाई, लेकिन इंपॉर्टेंट था समझाना मेरे लिए, है ना। तो आप लोग यहाँ तक देख रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो जरूर देखिए मेरे भाई, लेक्चर को पूरा देखिए, सवाल इंपॉर्टेंट होता है सारे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कहता है बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। शायद आप सभी को पता होगा इसका आंसर। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है मेरे भाई। क्या है, मीथेन, CH4 इसका रासायनिक फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर कहता है कि गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है, स्वादिष्ट होता है, क्या वजह है। गर्म सूप वगैरह, गर्म सूप कहिए, गर्म खाना कहिए, गर्म दाल कहिए, है ना, जो भी हम लोग खाते हैं गर्म भोजन ही देखिएगा स्वादिष्ट लगेगा। वजह क्या है, तो मेरे भाई जो लिक्विड चीज़ होता है बेसिकली उसका जो पृष्ठ तनाव घट जाता है, उस समय क्या हो जाता है, कहिएगा सर घट जाता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है ऐसा। तो पृष्ठ तनाव का बढ़ जाना नहीं कहेंगे, पृष्ठ तनाव का घट जाना, माने जो लिक्विड चीज़ होता है वो अपने आप को देखिएगा हमेशा एक दूसरे के कण जो है हमेशा बांध करके रखने का कोशिश करता है, इसलिए देखिएगा वर्षा के बूंद का अणु जो है गोल हो जाता है, तो वही पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो लिक्विड का ये नियम ये है, वो हमेशा अपने आप को है ना खींच करके रखता है। तो जो गर्म कर देते हैं हम किसी लिक्विड चीज़ को, तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है, और हमारा जीव जो है पूरी तरह से पूरे जीव पर जो है ये फैल जाता है ना। लिक्विड के रूप में आप सूप को कह लीजिए, दाल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो वो स्वादिष्ट लगने लगता है, यानी पूरे जीव पर जब आ गया है तो हम अच्छी तरह से उसका स्वाद ले सकते हैं। तो पृष्ठ तनाव का कम हो जाने के कारण ऐसा होता है। पृष्ठ तनाव से रिलेटेड एग्जाम में खूब अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्षा की बूंदों का गोल होना किसके वजह के कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पानी की सतह पर सुई या फिर कीड़ों वगैरह का तैरना, जब आप सुई रखिएगा किसी की पानी की सतह पर, धीरे धीरे रखिएगा, देखिएगा वो भी तैरने लगेगा। या फिर मच्छर वगैरह देखिएगा जब पानी की सतह पर आता है तो अच्छे से वो तैर लेता है ना, डूबता ही नहीं है। तो वो क्या कारण है, पृष्ठ तनाव का कारण है। साबुन के बुलबुलों का गोल होना क्या वजह है, तो कहिएगा सर पृष्ठ तनाव के कारण होता है। गर्म सूप स्वादिष्ट लगना भी आपको कराएं तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, और अंदर जा करके पूछे तो पृष्ठ तनाव के घट जाने के कारण ऐसा होता है। डिटर्जेंट से कपड़े साफ हो जाना किसके कारण होता है, यानी कि हम जो ये सर्फ वगैरह यूज करते हैं उसके कारण कपड़े साफ होते हैं, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो ये भी आप ध्यान रख करके चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर, कहता है हृदयघात के लक्षण क्या हैं। हृदयघात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हार्ट अटैक, पढ़े ना आप सभी, तो हार्ट अटैक को ही हिंदी में हृदयघात कहते हैं। इसके लक्षण क्या है मेरे भाई, तो सीने में तेज दर्द होने लगता है, तेज पसीना आने लगता है, बाहों वगैरह में तेज जो है दर्द के साथ झंझनाहट होने लगता है ना। तो ये सभी इसका लक्षण है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कौन सी रासायनिक घटना है, माने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पूछ रहे हैं। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, कई बार आप सभी को बता चुके हैं। यदि पहला अवस्था में सेम नहीं आ सके तो उसी को रासायनिक कहते हैं, और पहली अवस्था में अपने आ जाए तो उसको हम लोग भौतिकी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पानी से बर्फ़ बनना, है ना, जल से जम करके बर्फ़ बन जाना, माने क्या हो रहा है, बर्फ़ को पिघला करके वापस हम जल बना सकते हैं, तो ये हम क्या बोलेंगे, इसको भौतिक अभिक्रिया बोलेंगे। जलवाष्प का बनना, किसी जो है जल है उसको हम गर्म कर रहे हैं तो वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है, उसको वापस हम संघनित करके एक जगह एकत्रित कर लेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, यानी फिर वो लिक्विड के रूप में आ जा रहा है, पानी के रूप में आ जा रहा है, तो ये भौतिक अभिक्रिया हो जाएगा। इसके अलावा पानी में चीनी का विलयन, जब किसी पानी में आप चीनी मिला दीजिएगा तो मिल तो जाएगा अच्छे तरीके से, लेकिन फिर से उसको हम जब वाष्पित करेंगे तो पानी संघनित होकर अलग हो जाएगा और चीनी नीचे बच जाएगा, तो फिर हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी पुरानी अवस्था में उसको ला सकते हैं, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे,
भौतिकी घटना बोलेंगे, भौतिक विक्रिया बोलेंगे। तो पुरानी अवस्था में कौन सा नहीं आ सकता है? तो कहिएगा सर दूध से दही बनना, दूध से दही बन जाएगा वापस, अब दही से दूध नहीं बना सकते किसी भी हालत में। तो यही हो जाएगा क्या? रासायनिक अभिक्रिया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इससे रिलेटेड खूब अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आप सभी को करा चुके हैं। यदि कहा जाए कि मोमबत्ती का जलना, तो ये बत्ती जो होता है, मोमबत्ती जब जल गया, जो सफ़ेद रंग का बत्ती होता है, रस्सी होता है, वो जल गया तो वापस वो आप नहीं ला सकते हैं। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक घटना। लेकिन वहीं पर यदि मोम पिघल पिघल के नीचे आ रहे तो इसको वापस हम एक जगह एकत्रित करके सांचे में डाल के दूसरा जो है बत्ती लगा करके मोमबत्ती बना सकते हैं। तो मोम का पिघलना क्या हो जाएगा? फिजिक्स, या फिजिक्स बोल रहे हैं, पागल हैं, यानी भौतिक घटना बोलेंगे, ठीक है ना। या फिर इसके अलावा जो है रस्सी का जलना, उसको हम रासायनिक घटना बोलेंगे, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर आपका ये रहा होमवर्क। बताइएगा मेरे भाई, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। बताइए, स्कर्वी है, घेंघा है, एनीमिया है या फिर दस्त? बताइएगा इनमें सबसे अलग कौन सा है? दिमाग लगाइएगा। एक तरह से रीजनिंग के रूप में भी इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। यहीं पर आप सभी का क्लास एंड हो चुका है और कोशिश करेंगे कल भी क्लास लाने का, और आएगा मेरे भाई, है ना, बहुत ही जल्दी हम चश्मा ले लेंगे और क्लास फिर भी कंटिन्यू आएगा, और कल भी कोशिश करेंगे क्लास लाने का, पूरी कोशिश रहेगा मेरा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, और इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।